चलो भैया, उतार लें अपना बोझा, इसको खोल लें। ओ भाई, फिर आ गए पढ़ने। बताओ, मुंह बन गया क्या? पढ़ने के नाम पे सबका मुंह ही बन जाता है ना। जब मैं भी 11th में पढ़ता था तो मेरा भी मुंह बन जाता था, है ना। अब वो भी बड़ा वाला, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल से पढ़ने को कोई ना कहे। दुनिया के और भी काम मुझसे करवा लो, मैं कर दूंगा, लेकिन पढ़ने को ना कहे। वाह भाई वाह, क्या बात है। लेकिन जब से बायो अमन आया है तब से तुम लोग पढ़ने लगे हो, तब से आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये आप लोग बताते हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दे दे करके, ठीक है। क्लास 11th वाले बहुत रिक्वेस्ट, इतने दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे क्लास 11th वाले होते हैं, और उनमें से भी सबसे अच्छे वाले ये जो मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, आप सबसे अच्छे हो। यस यस यस, आपको ही कह रहा हूं। तुम यार, तुम सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे, सबसे सबसे। सोचो, अपने मन में सोचो, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। यार तुम तो हीरो लगते हो, यार तुम तो हीरो लगती हो, मतलब हीरोइन लगती हो, ठीक है। चलो देखो, आज का चैप्टर है हमारा, बहुत बड़ा सा चैप्टर है। ये बड़ा धाकड़ चैप्टर है, जैविक अणु, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल, जैविक अणु के बारे में। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है। कितना कठिन है? थोड़ा सा। लेकिन मैं इसे समझाऊंगा किस तरह? बिल्कुल इस तरह। तो क्या होगा? पूरा का पूरा समझ में आएगा। क्या होगा सर? पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक नोट पैड लेके बैठो। नोट पैड मीन्स कि एक कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। जो जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को लिखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, थ्योरी है, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे से थोड़ा मदद करेंगे। मदद ये करेंगे कि थ्योरी में इसमें ज़्यादा ना लिखने के बजाय मैं आपको समझाने पर फोकस करूं, और थ्योरी आप लोग लिख लो, ठीक है। मैं अपना कंटेंट लेकर के आया हूं। ये है मेरा पैड, ठीक है। ये है मेरी एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको बता देता हूं, टोटल एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको। एनसीईआरटी से थोड़ा सा मैं बियॉन्ड जा सकता हूं, थोड़ा सा बाहर जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है रेफरेंस। क्या है सर? रेफरेंस, ठीक है। तो बताइए, आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आर यू रेडी? तैयार हो पढ़ने के लिए? बताओ बताओ बताओ, शुरू किया जाए? बोलो यस यस यस, बोलो बोलो यार। नहीं बोलना? मत बोलो, अच्छा बैठे रहो, ठीक है। चलो देखते हैं जैव अणु क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, ये जैविक अणु तो चैप्टर हो गया हमारा, ठीक है। हम समझते हैं जैव अणु क्या होते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। बायो लगा है, मॉलिक्यूल लगा, मतलब ये तो पता चल गया ये चचवा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे कोई चीज होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जैव अणु, ठीक है। तो देखो, जैव अणु सबसे पहले समझते हैं, बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, वह अणु जो किसी जीव में पाए जाते हैं और ये जटिल कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। जैव अणु कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं, ठीक है। जैव अणु अभी पूरा समझ में आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आएगा। और ये किस में पाए जाते हैं? ये अणु जो किसी सजीव में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं जैव अणु, ठीक है। जैव अणु निर्जीव, जैव अणु का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? तो वो सजीव के शरीर के अंदर होता है, और कुछ जैव अणु पेड़ पौधों से भी लिए जाते हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। इसके बाद यह शरीर के विकास तथा रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। इसका अगर कार्य देखा जाए तो कार्य क्या होता है? तो शरीर का विकास तथा रख रखाव के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अब जैव अणु के एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, वसा, डीएनए और आरएनए, ठीक है। लिख दूं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आपका आ गया जैसे लिपिड, ठीक है, फिर डीएनए और आरएनए, अमीनो अम्ल, ठीक है। ये सभी क्या हुए? तो ये सभी बायो मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है,
बायोमोलिक्यूल्स बोले तो जैव अणु हुए, ठीक है। तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि वह अणु जो जटिल कार्बनिक अणु का बना होता है, ठीक है, जटिल कार्बनिक अणु का बना होता है उसे बोलते हैं जैव अणु। यह अणु किसी जीव के शरीर में पाया जाता है। इसका निर्माण मतलब कि जीवों के लिए इसका निर्माण जो होता है वो सजीवों के शरीर में होता है। यह शरीर के विकास तथा रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। और इसकी एक डिफिनीशन और है बिल्कुल सिंपल वाली कि जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक अणु को जैव अणु कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनीशन है एनसीईआरटी में, ठीक है, कि जीव ऊतकों में, ठीक है, क्या है सर, तो जीव ऊतकों में मिलने वाले, ठीक है, जीव ऊतक मतलब कि सजीव की बात कर रहा है कि जीव ऊतक में मिलने वाले सभी जो कार्बनिक अणु हैं, ठीक है, कौन से अणु, सभी कार्बनिक अणु जैव अणु कहलाते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। क्यों सर, अगर पूछूं ये क्यों डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, तो ये सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके बुक में तो अब सीधे बता दिया है भैया सूक्ष्म परीक्षण करो, है ना, सूक्ष्म परीक्षण करो। लेकिन जैव अणु के यदि प्रकार देखा जाए, काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा इस सिलेबस के जो जितना सिलेबस है, ठीक है, मुझे पता है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, सच में कहता हूं, मैं अपना 100% देता हूं हमेशा आप लोगों के लिए, मैं दिन रात एक कर देता हूं, ठीक है। आपको लगता होगा भैया दिन भर टहलते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा बिजी शेड्यूल किसी का नहीं होगा, ठीक है। सोचो पूरा दिन भर कंटेंट तैयार करता हूँ, इतनी ढेर सारी बुक से इतना कंटेंट, मतलब ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए करता रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि आपको यहाँ पर मैं कुछ ऐसा पढ़ा दूँ ताकि जिसमें से 60 से 70% बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले, मदद मिले। फिर तुम लोगों को लगे कि भैया वो छोटा सा जो बायो अमन था ना, छोटा नहीं हूँ, लंबा हूँ मैं, ठीक है, बायो अमन भैया जो थे ना, वो यार ये तो चीज़ें पढ़ाए थे हमें, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ाए थे बस, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी और आप बहुत खुश होंगे। उस समय मेरे को याद करना वहाँ पे पहुँच करके, ठीक है, याद करोगे ना, बताओ जल्दी से, करोगे ना भैया। चलो, तो जो जैविक अणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसको हेडिंग डाल लीजिए, जैव अणुओं के प्रकार या फिर काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसमें लिख लीजिए कि जैविक अणु दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बीएम, ठीक है। लिखिए इसको कि एक होते हैं अकार्बनिक जैव अणु, ठीक है, और सर दूसरे होते हैं कार्बनिक जैव अणु, ठीक है। पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होने को बिल्कुल भी, रिलैक्स, ठीक है। नंबर के लिए नहीं पढ़ना, किसके लिए पढ़ना है सर, सीखने के लिए। क्या सीखने, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अकार्बनिक जो अणु होते हैं या फिर अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनके प्रकार, मतलब वो क्या होते हैं अकार्बनिक, ये लिख रखा है रेफरेंस की बुक में, ठीक है, रेफरेंस बुक में है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो अकार्बनिक यौगिक आप डालिए या अकार्बनिक जैव अणु, इसमें लिखिए कि इस प्रकार के यौगिक में कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है सर, यानी कि जो कार्बन है वो नहीं होगा। आ लग गया ना। मन का मतलब क्या होता है, मन का मतलब मन होता है ना। आ लग गया अमन, मतलब कि इसका किसी चीज में मन नहीं कर रहा है ना। कुछ लोग बोल देते हैं अबे यार तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम्हारा खेलने में मन नहीं लगता है, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं तुम मन लगा के नहीं सुन रहे हो। अरे भाई मेरा नाम है अमन, मेरा मन लगेगा ही नहीं,
तो इस तरह इनका नाम है अकार्बनिक, इसमें कार्बन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लिख लीजिए कि इस प्रकार के यौगिक में कार्बन नहीं होता है। ये सरल संरचना वाले छोटे अणु हैं जिनका आणविक भार कम होता है। इनमें जल, खनिज लवण, आयन व गैसें मिलती हैं। ठीक है, जल, ठीक है, खनिज लवण, आयन व गैसें मिलती हैं। किसके अंदर सर? तो वो देखने को मिलती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जो कि एक बायोलॉजिकल बायोमॉलिक्यूल का पार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जानते हुए हो कि इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कार्बन उपस्थित होता है। ये कार्बन के यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन के अणु एक सीधी श्रृंखला के रूप में बंधों द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसमें एक चीज और ऐड करिएगा कि कार्बनिक अणुओं का आणविक भार उच्च होता है। ठीक है, यदि पूछा जाए इसका आणविक भार कैसा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, तो इसका उच्च होगा। और इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया गया, इसमें कार्बन पाया गया। ठीक है, तो कार्बनिक अणुओं का आणविक भार उच्च होता है और इनकी संरचना जटिल प्रकार की होती है। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है सर वो कैसी होती है? तो वो होती है जटिल। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सर? लिख लो, कार्बोहाइड्रेट्स, मैं बोल तो दिया, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन क्या पाए जाते हैं सर? विटामिन। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा यहां पर। क्या दिखाऊंगा? तो मैं अब आपको यहां पर एक चार्ट दिखाऊंगा और उस चार्ट को मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए उस चार्ट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तालिका क्या बोलते हैं? तालिका फर्स्ट। और ये तालिका आपको वीडियो के लास्ट में सब देखने को मिलेगा। ठीक है, आराम से यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, नहीं तो वीडियो के लास्ट में तुमको मिल जाएगा। बिल्कुल सब वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इस चार्ट में आपको दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है कोशिकाओं के कुछ प्रमुख यौगिक की मात्रा। इसके बाद नीचे दिख रहा है क्रम संख्या, प्रमुख यौगिक यानी कि मेन कंपाउंड, और इनका औसत प्रतिशत मात्रा, यानी कि ये एक कोशिका के अंदर ये जो हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये एक सेल के अंदर कितनी पाई जाती हैं। ये क्या है सर? तो ये है हमारी सेल। और सेल से अब एक क्वेश्चन मैं लिए ले रहा हूं, बताओ सेल की खोज किसने और कब की थी? बताओ किसने और कब की थी? तो हमने देखा इस सेल के अंदर हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलता है और इस सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो सेल होती है उसके अंदर कुछ निर्जीव पदार्थ भी होते हैं और कुछ जीवित पदार्थ भी होते हैं। तो देखो इसमें अकार्बनिक यौगिक के रूप में क्या पाया जाता है सेल के अंदर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ए नंबर है अकार्बनिक यौगिक, नंबर 1 जल। ठीक है, जल में क्या होता है? कार्बन नहीं होता है, ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है। जल कितना पाया जाता है इस सेल के अंदर? 80%, लगभग 80% जल पाया जाता है। सेकंड चीज अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, बी नंबर है। सेकंड नंबर अकार्बनिक यौगिक कितना पाया जाता है? 1 से 3% अकार्बनिक यौगिक पाया जाता है। फिर इसके बाद आइए कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलता है कार्बोहाइड्रेट 1%, लिपिड 3.5%, फिर प्रोटीन 12 से 14%। यदि पूछा जाए इस सेल के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो वो होती है प्रोटीन, 12 से 14% पाया जाता है। इसके बाद आओ न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक अम्ल 2%, ठीक है, 2.0%। इसके बाद अन्य यौगिक 0.5%। ये सब मिला करके क्या बनाती हैं? एक सेल बनाती हैं, एक कोशिका बनाती हैं। ठीक है, तो तालिका 1 कंप्लीट हुई आपकी। अब आते हैं हम अपने एनसीईआरटी पर फिर वापस आते हैं। ठीक है, आ गया है वक्त चुपचाप वापस आने का।
हेडिंग बनाना है, अब इसको मिटा दूं मैं, चलिए इसमें से जो आप लिखना चाहें लिख लीजिए, फिर मिटा देता हूं मैं। अब नई हेडिंग बनेगी। अब हम लोग देखेंगे हमारे एनसीईआरटी में क्या हेडिंग है। अब यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं मेरे को समझाने वाली। अब यहाँ पे आप बायोमॉलिक्यूल समझ चुके हो, छोटे छोटे जो जैव अणु होते हैं। इसके पहले कोशिका देखे, अब ये समझ लिए ये कोशिका में जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं ना, किस तरह से काम करते हैं, और ये मॉलिक्यूल कहाँ से आए हैं अभी ये भी देखने को मिलेगा। हेडिंग है रासायनिक संघटन का विश्लेषण, हेडिंग है आपकी, ठीक है, रासायनिक संगठन का विश्लेषण। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप इतना मतलब इतनी बुक से क्यों पढ़ाते हो, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं मैं इतनी ज़्यादा बुक से क्यों पढ़ाता हूं। मुझे शौक नहीं है ढेर सारी बुक के लेकर पढ़ाना। एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल है, पढ़ा के निकल जाओ, ठीक है। तो मैं ब्रीफ लेवल पे पढ़ाना चाहता हूँ, मैं डिटेल से पढ़ाना चाहता हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो बुक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनके पास बुक नहीं होगी, ठीक है, वो बिना बुक के पढ़ रहे होंगे। मेरे ऊपर उनका ट्रस्ट होगा, मेरे ऊपर उनका भरोसा होगा कि अगर भैया से पढ़ूंगा तो मुझे फुल पढ़ाएंगे, छोड़े ओढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं अपना पूरा 100% से भी ज़्यादा परसेंट देने का आप लोगों के साथ प्रयास करता हूं, ठीक है। इसीलिए रातों दिन एक करता हूं। टाइम देख लो, बज रहे हैं 1, और सर ये दिन के 1 नहीं है, ये रात के 1 हैं, ठीक है। जब रात के 1 बजते हैं तो आंखें सोने को बोलती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार है जो मैं जाग रहा हूं, है ना। वीडियो तो आपको 8 बजे मिलेगा ही। चलिए, क्या आता है रासायनिक संगठन का विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, तो देखो इसके अंदर कार्बनिक अवयव का विश्लेषण होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक अवयव का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, सिंपल। इसमें आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए पहले, ठीक है, मैं लिखवाता हूं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण, आगे लिखिए कि किसी भी जीव ऊतक, किसी भी कोई जीव है उसका ऊतक, जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा आदि को लेकर के खरल या मूसल की सहायता से पीसते हैं, ठीक है, लिखो, लिख लिए, ये है हमारा खरल, ठीक है, खरल है। तो अब हमने यहां पे क्या लिया, यहां पे हमने पत्ती ली, जैसे पत्ती, ठीक है, सब्जी या फिर यकृत का टुकड़ा, यकृत, ये ऊतक हैं, ठीक है, ऊतकों को लिया जाता है, कोशिका को नहीं लेते। ऊतक, ऊतक क्या होते हैं, जब सेल होती हैं, कई सेल आपस में मिलकर के बनती हैं, तो किसका निर्माण करती हैं सर, तो वही निर्माण करती हैं टीशू का, ऊतक का। तो हमने ऊतक लिया, ठीक है, तो हमने जैसे एक पत्ती को लिया, हरी प्लांट को, पत्ती को, उसको इसमें डाल दिया, ठीक है। चलो, अब इस डालने के बाद ये ऊपर वाला लोहड़ है, ठीक है, इस लोहड़ से इसको पीस रहे हैं, तो ये पीसा जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और डाला जा रहा है, वो होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ठीक है, इसके अंदर एक चीज और डाला जा रहा है, वो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। हिंदी से क्या होगा सर, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ठीक है। तो इसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल भी डाल दिया गया, ये देखो ये अम्ल भी आया। अब इसको हमने क्या किया, पीस लिया, पीस करके क्या बना लिया, पीस करके एक लुगदी जैसी संरचना बढ़ा लिया, ठीक है। अब इसमें पानी भी मिल गया, पत्ते भी मिल गए, तो कैसे बनेगा, जैसे समोसा खाते वक्त चटनी वैसा बन गया, ठीक है। बताओ, याद करो, समोसा खाते वक्त जो चटनी है वो बन गई, ठीक है। उस जो चटनी ये बनी, अब ये पीसने के बाद जो बना, इसको हमने बोला स्लरी, करदम, है ना, गाढ़ा करदम बना हमारे पास, ठीक है। क्या बना, गाढ़ा करदम, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाढ़ा करदम को क्या बोलते हैं, स्लरी, स्लरी, ठीक है। स्लरी का उपयोग गोबर गैस बनाने में भी किया जाता है, गोबर गैस प्लांट में स्लरी का उपयोग किया जाता है, गोबर की स्लरी बना करके डाली जाती है पानी के साथ मिक्स करके, ठीक है। अब देखो, अब ये गाढ़ा करदम बना, समोसा की चटनी समझ लो जैसे बन गई, ठीक है। अब ये गाढ़े करदम को क्या करेंगे, इस गाढ़े करदम को एक कपड़ा लेंगे, क्या लेंगे सर, कपड़ा, और कपड़े को इसको गाढ़े करदम को डालेंगे, फिर उसको ऐसे निचोड़ेंगे, क्या करेंगे, निचोड़ेंगे उसको। और जब उसको निचोड़ेंगे तो हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ भाग, ठीक है। अब यहां पे हम इसको क्या कर रहे हैं, अब यहां पे समझो ये हम छन्नी बना दे रहे हैं, ठीक है,
निचोड़ने वाली छन्नी बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस गाढ़े करदम स्लरी को डालते हैं और दबाते हैं, निचोते हैं। तो निचोने से क्या मिला, कुछ जो इसका वाटर वाला मतलब पार्टिकल है, जल, वो क्या हुआ, नीचे भर गया इसमें। ये थी हमारी गिलास। पी मत जाना अभी, ठीक है, कोई मुझसे बिना पूछे नहीं पिएगा, कि तुम लोगों को लगा यार भाई पत्ती का जूस मिल गया, फ़ायदा करेगा, है ना। कुछ लोग तो फ़ायदे के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पी जाते हैं। वो उनको कोई घास है बता दो भाई ये बहुत फ़ायदा करती है, दूसरे दिन पता लगे भाई वो पूरी घास है गायब हो गई वहाँ से, है ना। तो ये थी गिलास अपनी, ये मेरी गिलास है भाई, कोई पिए पिएगा नहीं। हाँ, मैं जूठी है मेरी गिलास, ये मैं अपना पानी जूठा कर देता हूँ, कोई मेरे से पिए तो पानी जूठा कर दो, हो गया। जूठा नहीं भी किया बता दो उससे भाई जूठा है ठीक है। अब अगर वो तुमसे प्यार करता होगा, ठीक है, तो वो पी लेगा, और अगर प्यार नहीं करता होगा तो तुमको 2 तमाचा मार के भगा देगा, भग जूठा करके रखता है नालायक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको 2 रॉ मटेरियल मिलते हैं सर। एक ये ऊपर वाला, ठीक है, स्लरी, जैसे चटनी थी, चटनी को आप निचोड़ोगे तो कुछ पानी पानी वाला जो पार्टिकल होगा वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन समोसा की चटनी आम वाम डाल के क्या क्या बनाता है वो, ठीक है, तो कुछ चीजें उसमें फंस जाएंगी, ठीक है। यानी कि छोटा पार्टिकल उस छन्नी से छन के नीचे चला जाएगा, ठीक है। जिस पार्टिकल को हमने बोला पार्टिकल ए, और एक पार्टिकल जो बड़ा होगा, जो उस छन्नी से नहीं छनेगा, वो कहां पर, वो वहीं पर सर फंस जाएगा, ठीक है। क्या होगा, फंस जाएगा। बताइए सिंपल है कि नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलोगे किस लिए समझा रहे हो, अभी अभी समझना। जो छन गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, निसैंद, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। जो छन गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और इसको फिल्ट्रेट बोला जाता है, और इसको ये भी बोला जाता है कि ये नीचे वाला अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल में विलेय है। अगर इसको हम एसिड में डालेंगे तो एसिड के साथ ये आसानी से घुल मिल जाएगा, ठीक है, इसको अम्ल में विलेय बोला गया, ठीक है, ये अम्ल में विलेय हो जाएगा। एसिड में डालोगे भाई खो जाएगा ना, पानी जैसे है खो जाएगा, लेकिन इसको डालोगे अम्ल में तो दिखेगा, ए पगलवाई का गंदा गंदा दिखा दिया। अगर तुम इसकी 4 बूंद डाल करके, एक गिलास में एसिड है, 4 बूंद डाले मेरे को दे दिए, मैं पी जाऊंगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम इसको डाल दिए तो कहूंगा अबे ये गंदा पानी ले आए, हट, मार दूंगा तमाचा, गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ऊपर वाले पदार्थ को बोलते हैं सर धारित, ठीक है, ऊपर वाले पदार्थ को बोलते हैं धारित, इंग्लिश में बोलते हैं रेटेंटेट, रेटेंटेट। 2 चीजें समझ में आई। इनको क्या बोला गया, तो ये सर अम्ल में अविलेय होते हैं, ये बोला गया, ठीक है, अम्ल में अविलेय होते हैं। तो यहां से हमको 2 चीजें देखने को मिली, कि जो अम्ल में विलेय होता है और एक अम्ल में विलेय नहीं होता है। अब देखो यहां पे मुझे एक बात अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सोच के बताओ, जो यहां से छन के आया है वो बड़ा पार्टिकल है या छोटा पार्टिकल है, बताओ, अपने बुद्धि विवेक से बताओ, बड़ा पार्टिकल है छोटा पार्टिकल है। बड़े पार्टिकल के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो छोटे पार्टिकल के लिए यूज करते हैं माइक्रो, ठीक है। तो सर यहां पे हमको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक सेकंड ना, कहां पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है क्या भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई। यहां पे 2 पार्ट देखने को मिला, एक सेकंड ना, माइक्रो मतलब छोटा छोटा होता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, चलिए ठीक है। जो छन गया है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो, बायो मॉलिक्यूल, लिख लो इसको। जो छन जाता है पदार्थ, जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ये सर माइक्रोबायो मॉलिक्यूल है या माइक्रोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, ठीक है। जो पदार्थ नहीं छनता है, अविलेय होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो, MACRO, माइक्रोबायो मॉलिक्यूल, बस,
ठीक है। माइक्रो के जो पार्टिकल होंगे, जो कण होंगे, वो क्या होंगे सर? वो थोड़ा सा बड़े होंगे। और अगर इनका आकार पूछ लिया जाए, माइक्रो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, तो इनको पता है किससे नापा जाता है? इनको नापा जाता है डाल्टन से। ठीक है, किससे? डाल्टन से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल लेस देन, ठीक है, कितना? 1000, 1000 से ये कम होते हैं, लेस होते हैं, और इनकी इकाई है डाल्टन्स। ठीक है, 1000 से सर ये क्या होते हैं? 1000 से कम होते हैं, और इनकी इकाई, इनको जिस चीज से नापा जाता है, माइक्रो छोटी चीज को नापा जाता है, उसको बोलते हैं डाल्टन। जैसे आप चीनी लेने जाओगे, बोलोगे भैया आधा किलो चीनी दे दो, लेकिन अगर बोलोगे भाई दो डाल्टन का कोई मुझको तुम माइक्रो वो दे दो, मॉलिक्यूल दे दो, ठीक है, तो इसको नापेंगे डाल्टन से। नहीं बोलो भाई 2 किलो का यार बायो माइक्रो वो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल दिखा दो 2 किलो का। नहीं, बोलेगा भाई डाल्टन में बोल कितना चाहिए तेरे को। ठीक है, तो डाल्टन में कितना? लेस देन 1000, है ना? 1000 से कम डाल्टन वाले को क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, और अब देखो, अब माइक्रो बायोमॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? जो लेस हो किससे? 10,000 डाल्टन से, लेस देन 10,000 डाल्टन। ठीक है, सो जो कम होगा तो उसको बोलेंगे माइक्रो, है ना? और अगर पूछा जाए मोर देन, लेस देन तो इतना हुआ, और मोर देन 1000, ठीक है, 1000 से ऊपर 10,000 के बीच के जितने भी पार्टिकल रहेंगे, जितने भी कण रहेंगे, उनको बोलेंगे माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। बताइए, ये 2 पॉइंट हैं जिनको मैं सोच रहा था कि आप नहीं समझ पाओगे, समझ गए या फिर नहीं समझ गए? बताइए। अभी पूछोगे भाई ये काम क्या है इनका, तो सर ये पाई जाती है हमारे कोशिका के अंदर। कहां पे पाई जाती है? कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पाई जाती है। बताओ, यहां तक समझ में आया? मिटाऊं इसको? जैव अणु किसे कहते हैं? बताओ। जैव अणु यानी कि जीव ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक अणु को जैव अणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों के ऊतक में, जीवों के ऊतक बोले तो जो जीव है, कोई भी जीव है, उसके ऊतक में जो हमें चीजें मिल रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जैव अणु। ठीक है, बताइए, क्लियर है यहां तक सर? यहां तक क्लियर है? तो हम लोग यहां पर, ये हमको जो मिला है, ये कार्बनिक अवयव था। क्या था? ये कार्बनिक अवयव था, ये चीज याद रखना, कार्बनिक अवयव, ऑर्गेनिक पार्टिकल थे। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए कि किसी भी जीव ऊतक, जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा आदि को लेकर के खरल या मूसल में पीसते हैं। ठीक है, मूसल की सहायता से पीसते हैं, और उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल को डाल देते हैं। ठीक है, फिर गाढ़ा कर्दम प्राप्त होता है, जिसे निचोड़ने से 2 अंश प्राप्त होते हैं। पहले को बोलते हैं निस्यंदन फिल्ट्रेट, और दूसरे को बोलते हैं धारिता रेटेंटेट। ठीक है, धारिता और निस्यंदन। जो निस्यंदन होता है वो अम्ल में विलेय होता है, और जो धारिता होती है वो अम्ल में अविलेय होती है। जो निस्यंदन होता है उसको माइक्रोबायोलॉजिकल बायो मॉलिक्यूल के नाम से बात जानते हैं। जो 1000 से लेस देन होती है, इसको किससे नापा जाता है? डाल्टन से, और इसको इससे। क्लियर है? तो ये था कार्बनिक अवयव। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि यदि किसी अकार्बनिक चीज है, क्योंकि कोशिका के अंदर अकार्बनिक भी पाया जा रहा है। ठीक है, अकार्बनिक अवयव को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग तो देख लिए भैया, ये कार्बनिक अवयव ये पाए जाते हैं। अकार्बनिक अवयव के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अकार्बनिक अवयव लिखे, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, उसमें ये लिखिए कि जीवों में अकार्बनिक तत्व व यौगिक भी मिलते हैं। ठीक है, जीवों में क्या होता है? कोई यदि जीव की कोशिका है, तो जीवों में, ठीक है, अकार्बनिक तत्व व यौगिक भी मिलते हैं। जो बोल रहा हूं, पेन तुम्हारी चलती जानी चाहिए, नोट्स बनना चाहिए, और नोट्स जब बन के निकलेगी ना, तो सच में तुम्हें लगेगा कुछ पढ़ा हूं। ये नोट्स तुम पूरी जिंदगी पढ़ोगे, पूरी जिंदगी पढ़ोगे। ठीक है, सबको नोट्स बनाना है, और नोट्स को चेक करवाने के लिए व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर भेजना है। वहां पे मैं आपको नंबर भी दूंगा, जिसकी नोट सबसे अच्छी रहेगी उसको मैं इनाम दूंगा, प्राइज दूंगा, सच में कह रहा हूं। ठीक है, तो जीवों में अकार्बनिक तत्व या यौगिक भी मिलते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया। अब देखिए, उन अकार्बनिक तत्वों को, यौगिकों को अलग करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है?
तो वो प्रयोग किया जाता है भंजक। और यहां पर अलग करने के लिए क्या प्रयोग किया गया था? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल चूरन की तरह समझाया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को, ये भी इंपॉर्टेंट। भंजक का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखो भैया, देखो इसमें क्या था, ये कार्बनिक था, तो यहां पे पत्ती कैसी थी? गीली पत्ती थी। हरी पत्ती को तोड़ के लाए, डाल दिए, पीस दिए। लेकिन यहां पर हम सूखी पत्ती को लाते हैं, ठीक है, शुष्क पत्ती। ठीक है, शुष्क पत्ती को लेकर के आते हैं और इस शुष्क पत्ती को क्या करते हैं? अभी शुष्क पत्ती को लेके आएंगे तो इसका भार कैसा होगा? भार इसका होगा शुष्क भार, क्योंकि इसका जल क्या हो गया? वाष्पित हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊतकों को पूर्ण रूप से जला दिया जाता है। अब ये पत्ती शुष्क है, इसमें जो टिश्यू पाए गए इसको हमने क्या किया? इसमें हमने फायर कर दिया, फायर लगा दिया है ना। इसको हमने क्या दिया? इस पत्ती को हमने जला दिया। समझो, अब अभी लिखना नहीं, समझो। इस पत्ती को हमने जला दिया, तो जब जलाएंगे तो क्या होगा कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, जब हम उनको जलाएंगे तो वो ऑक्सीकृत होंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या होंगे? गैसीय रूप में निकल जाएंगे। वो तो जो कार्बनिक पदार्थ है वो गैसीय रूप में सर निकल गया, समझने वाली बात है। पॉइंट आउट एक बार फिर से, जो कार्बनिक पदार्थ है वो गैसीय रूप में निकल गया। अब बचा जो अकार्बनिक पदार्थ, वो वहीं पे रह गया। बताइए भैया, ये देखो, बस ये मैं एक प्लेट रख दिया था ना अपनी, वो प्लेट में ये पदार्थ रह गया। सर इसी पदार्थ को बोलते हैं भस्म, एसेस। इसी पदार्थ को बोलते हैं भस्म। इसी पदार्थ का तो टीका लगाते हैं? बताओ, टीका लगा के बिल्कुल या है ना, बोलो। सब लोग लगाते हैं भाई, लड़कियां लड़के दोनों लोग लगाते हैं। तो इसी को जो बचा हुआ पदार्थ जो मिलता है उसको भस्म कहते हैं। ठीक है, ये अकार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो बचता है इसमें अकार्बनिक तत्व कैल्शियम व मैग्नीशियम देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम। ठीक है सर, और क्या देखने को मिलता है? अकार्बनिक यौगिक, इसमें एक पॉइंट है, लिख लीजिए, है ना। तो वहां तक लिखे कि जीवों में अकार्बनिक तत्व व यौगिक भी मिलते हैं, इसको अलग करने के लिए भंजक का प्रयोग करते हैं। जीव ऊतकों की थोड़ी सी मात्रा को तौल लेते हैं, जिसको नम भार कहते हैं। थोड़ी सी मात्रा मतलब हरी पत्ती को तौलोगे तो भाई वो नम भार, अब उससे जल को उड़ाओगे, उसको धूप में सुखाओगे। ठीक है, जब सुखाओगे तो शुष्क भार निकलेगा, और शुष्क कर लेते हैं, जो भार मिलेगा शुष्क भार होगा। ठीक है, जिससे पूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। लिखो, जिससे क्या होता है? पूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। ऊतकों को पूर्ण रूप से जला दिया जाता है तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। कैसी स्टेज होती? गैसीय अवस्था होती, गैसीय रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। और बचे हुए पदार्थ को एसेस यानी कि भस्म कहते हैं। भस्म में अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इसी भस्म के अंदर अकार्बनिक यौगिक सल्फेट, फास्फेट आदि अम्ल घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कि जो क्या होता है, सल्फेट और फास्फेट जो अम्ल होते हैं ये घुलनशील अवस्था में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है, क्या देखना है सर? हमको देखना है तालिका। ठीक है, अब हमको देखना है एक तालिका, फिर हमको देखने को मिलती है 9.1। 9.1 है, हाँ, 9.1 तालिका देखने को मिलती है। ये तालिका वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 9.1 तालिका में पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है कि जीव व निर्जीव पदार्थ में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना। जीव व निर्जीव पदार्थ में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना, यानी कि हमारे पास कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स जीवों के अंदर कितना मात्रा में पाया जाता है और निर्जीवों के अंदर कितना मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हमारे पास सर क्या है, समझो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब इनको ये देखना है कि जीवों के अंदर कितना पाए जाते हैं और निर्जीवों के अंदर। ठीक है, तो जो बायोमॉलिक्यूल हैं, पहला देखिए इधर की तरफ आपको लिखा हुआ तत्व, इधर की तरफ लिखा हुआ है प्रतिशत भार। इसका भार किससे बताया जा रहा है, प्रतिशत में इंडिकेट कर रहे हैं। भ्रू प्रॉपर्टी, भ्रू प्रॉपर्टी मतलब जमीन के अंदर कितना पाया जा रहा है, मिट्टी में, और दूसरी तरफ मनुष्य के शरीर में। यानी कि देख रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो मिट्टी में कितना पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में कितना मॉलिक्यूल पाया जाता है। पहला नंबर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर भ्रू प्रॉपर्टी में 0.14% पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में 0.5% हाइड्रोजन पाया जाता है। सेकेंड नंबर कार्बन, कार्बन 0.03% पाया जाता है किसमें, भू प्रॉपर्टी में, और मनुष्य के अंदर 18.5% कार्बन। सोचो, यानी कि मिट्टी से ज्यादा कार्बन तो मनुष्य के शरीर में होता है। सेकेंड नंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भ्रू प्रॉपर्टी में 46.6% पाई जाती है और मनुष्य के शरीर में 65%। फिर आगे आओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो थोड़ा सा पाई जाती है लेकिन मनुष्य के शरीर में 3.3%। आगे बढ़ो, सल्फर 0.03%, मनुष्य के शरीर में 0.3%। सोडियम 0.28%, 0.2% मनुष्य के शरीर में। फिर कैल्शियम 3.6% भूमि में पाई जाती है और 1.5% मनुष्य के शरीर में। कैल्शियम भी पाया जाता है ना, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम Mg 2.1% किसमें, भू प्रॉपर्टी में, और मनुष्य के शरीर में 0.1%। सिलिकॉन Si, सिलिकॉन कितना, भू प्रॉपर्टी में 27.7%, 27.7% किसमें, भू प्रॉपर्टी में, जमीन में पाए जाते हैं, और मनुष्य के शरीर में यानी कि मेरे में वो करो ना, समझो कि मैं बता रहा हूं जमीन में, तुम सोचो कि तुम्हारे पास जो जमीन है उसमें इतना पाया जाता है, मेरे में इतना, तालिका बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलिकॉन मनुष्य के शरीर में नगण्य मात्रा में पाया जाता है। बस ये चित्र बना लो, ये चित्र बना लो, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है और बहुत अच्छा चित्र है। ठीक है, इसको बना लो, बना लो, बना लो, बना लिए। चलिए मिटा दूं इसको, मैं इसको मिटा दूं, ये चित्र के माध्यम से भी थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। चलिए अब मैं मिटाता हूं, पूरा बोर्ड भर गया। अपनी कॉपी में लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, टेंशन मत लेना कितना पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे और हंसते हुए भी चलेंगे। ठीक है, समझने के साथ साथ हम हंसते हुए भी पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तुम लोग सोचो भैया तुम हमको हमेशा रुलाते ही हो और तो कुछ तुम करते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है प्यारे, है ना। चलो देखो, हम यहां पर जब हम उस चीज को छान रहे हैं तो हमको दो चीजें मिल रही थी वहां पे। ठीक है सर, दो चीजों में पहली मिल रही थी हमको, एक माइक्रोबायो मॉलिक्यूल मिल रहा था। ठीक है, और दूसरा माइक्रोबायो मॉलिक्यूल। ठीक है, बताइए, मिल रहा था ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। जो नीचे आया था सर उसको मैंने बोला था माइक्रो बायो मॉलिक्यूल, जो ऊपर की तरफ फंसा हुआ है उसको मैंने बोला माइक्रोबायो मॉलिक्यूल। ठीक है, बताइए ये समझ में आया कि नहीं। जो माइक्रोबायो मॉलिक्यूल है, माइक्रो छोटा वाला, मैंने इसको बोला ये सॉल्युबल इन एसिड। ठीक है, सॉल्युबल इन एसिड का मतलब क्या होता है कि ये एसिड में, अम्ल में विलेय हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन एसिड, अम्ल में अविलेय हैं। ठीक है, ये ए नंबर मान लेते हैं, ये बी नंबर। ठीक है, इनकी संरचना देख लिए कितनी होती है, लेस देन 1000 डाल्टन्स, और इधर इधर भी होता है 1002। ठीक है, 10,000 के बीच में होती है डाल्टन्स, है ना। मोर देन 1000 एंड लेस देन 10,000, 1000 से ज्यादा और 10,000 से कम मात्र, मतलब कि डाल्टन्स में होता है किसकी संरचना, तो वो होती है सर माइक्रोबायो मॉलिक्यूल की। ठीक है, बताइए यहां तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। ठीक है,
माइक्रो के लिए यूज किया जाता है 18 से 1800 डाल्टन तक भी बताया जाता है किसी कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्ट सही है, ये भी सही, दोनों है ना। जहाँ तक है लंबाई चौड़ाई ज़्यादा मायने नहीं करता है। ठीक है, बहुत कम। अब देखते हैं ये जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल है, इसको यदि मैं आपसे बोल दूं कि ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है तो मेरा विश्वास करोगे? बताओ। मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है, मैंने ये बनाया सेल, ये न्यूक्लियस, ठीक है, फिर ये ER, ठीक है, ये आपको देखने को मिल गई गाल्जी बॉडीज, ये राइबोसोम, फिर ये रिक्तिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है बताओ? अब इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। अगर मैं कह दूं कि ये जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, यही जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है, तो क्या तुम लोग मेरे पे बिलीव करोगे, भरोसा करोगे? मेरे पे तो तुम नहीं कर सकते हो पक्का, लेकिन अगर बोल दूं कि ये NCERT कह रही है तो कर लोगे तुरंत। तो सर ये NCERT यही कहती है कि ये जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल होते हैं ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ये उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि इसको एक पूल बोलते हैं। पूल होता है ये कि एसिड सॉल्युबल पूल। पूल मतलब कि भाई सॉल्युबल होता है, मतलब एसिड में घुल जाता है। ठीक है, पूल जरूरी नहीं पूल लिखना, ठीक है, पूल नहर गोदाम ये वो सब करना। चलो, इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, है ना। इसके अंदर देखो अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, फैटी एसिड। ठीक है, ये सभी किसके अंदर पाया जाता है? तो ये सभी पाया जाता है माइक्रो बायोमोलिक्यूल। माइक्रो है, माइक्रो बोले तो छोटा, माइक्रो छोटा वाला। ठीक है, और साथ साथ इसमें ग्लिसरॉल भी पाया जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल। अमीनो एसिड प्रोटीन बोलते हैं, शुगर पाया गया, प्रोटीन पाई गई, ठीक है, फैटी एसिड पाया गया, ग्लिसरॉल भी पाया जाता है। ठीक है, और भी तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए गए सर? तो ये पाया जाता है आपका माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, ये सारी चीजें यदि मैं आपसे कहूं कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलता है तो आप मेरा भरोसा करोगे? अब तो कर लिए क्योंकि NCERT ने बोल दिया है। तो सर ये जितने भी चीजें होती हैं ये सभी इसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत इनका स्ट्रक्चर बहुत इतना ज्यादा मतलब छोटा होता है, सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में किस लेवल पर काम किया जा रहा है, कितने छोटे से छोटे लेवल पर काम किया जा रहा है। एक ऐसी कोशिका छोटी सी जिसको तुम देख नहीं सकते हो, उस कोशिका के अंदर भी एक छोटा सा फ्लूइड उठाओगे तो उस फ्लूइड के अंदर तुम्हें एमिनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब देखने को मिलेगा। और उसकी स्ट्रक्चर यदि देखोगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो भाई पूरा वो भंडार है, पता नहीं कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। सोचो किस लेवल पर बॉडी में काम हो रहा है ना। केमिकल, इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये होती है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से कोरिलेट करती है आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने NCERT ने अब किसका जिक्र किया है? तो सर इसको तो हम लोग समझ गए माइक्रो, ये मतलब कि माइक्रो के बारे में। अभी माइक्रो के बारे में हम लोग नहीं समझे। इसमें लिपिड, प्रोटीन, सैकराइड, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? लिपिड, ठीक है, प्रोटीन, सैकराइड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है माइक्रो में, थोड़ा सा बड़े लेवल पर। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब हम लोग अब इन्हीं को पढ़ेंगे, इन्हीं को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है भाई, अमीनो एसिड क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, शुगर क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। यही होते हैं जैविक अणु। ठीक है, बायोमोलिक्यूल। अब हमारा टॉपिक है, पढ़ने की बारी आ गई है अमीनो एसिड।
प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो मिटाऊं, अब इसको हेडिंग बनाते हैं, अमीनो एसिड मिटा दूं। चलिए इसको आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब मैं मिटाता हूं। चलिए सर, सर अब यहाँ पे हेडिंग बनेगी हमारी, हेडिंग बनेगी, हेडिंग का नाम है अमीनो एसिड, ठीक है। हेडिंग का नाम है प्रोटीन। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, गला दर्द करने लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड का। कई अमीनो एसिड मिल करके किसका निर्माण करते हैं सर? तो वो मिल करके करते हैं निर्माण प्रोटीन का। अमीनो एसिड के बारे में यदि आप लिखना चाहें तो हेडिंग बना लीजिए प्रोटीन, ठीक है। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। इसमें लिख लीजिए जो रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है कि प्रोटीन जीवधारियों के शरीर के महत्वपूर्ण घटक होती है, ठीक है। आपको पता ही है कि जो ह्यूमंस का शरीर होता है वो अधिकतर चीज़ें उसके प्रोटीन की बनी होती है, बिना प्रोटीन के काम होगा नहीं, ठीक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन अणुओं की संख्या तथा संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विविधता सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब देखो, कोशिका संरचना एवं उपापचयी क्रियाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण ही सन 1838 ईस्वी में, डेट लिख लो, सन 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने इन यौगिकों को प्रोटीन का नाम दिया। प्रोटीन की खोज, प्रोटीन का नाम किसने दिया? तो वो दिया था बर्जीलियस ने। कब? तो वो दिया था 1838 में। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर उपापचयी क्रिया हो रही थी, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही थी, और उसी रिएक्शन को देख करके बताया कि भाई इसके अंदर प्रोटीन वगैरह कुछ पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, अमीनो अम्ल, हम लोग पढ़ रहे हैं अमीनो अम्ल, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये समझना है हमको, ठीक है। प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बहुलक के बारे में समझा दूं, पॉलीमर के बारे में। देखो हमारे पास ये है एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 50 60 70 100 हो गए, ठीक है। अब मैंने इसको एक रस्सी से जोड़ा, लेकिन ये लास्ट वाले को नहीं जोड़ा, ये लास्ट वाले को नहीं जोड़ा, क्यों? अब मुझे ये बताओ ये लास्ट वाला क्या है, एक क्या है? तो मैंने बोला एक है अमीनो एसिड, फिर मैंने इसको सभी अमीनो एसिड के साथ जोड़ दिया। मैं बोला अब बताओ ये क्या है? तो सर ये कई अमीनो एसिड थे, ये आपस में मिल गए, जुड़ गए हैं ना। एक एक तो था भी इस जगह, लेकिन ये कई जुड़ गए हैं आपस में। हाँ यार ये कुछ समझ नहीं आया। सर जब कई एमिनो एसिड आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, समझो, जब कई एमिनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बहुलक, ठीक है, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण कर दिया? ये पॉलीमर का निर्माण कर दिया, बहुलक का निर्माण कर दिया। ये अमीनो एसिड क्या है? ये एकलक हैं, एकलक इकाई। ये क्या है? बहुलक। और इस बहुलक को बोला गया ये है प्रोटीन। क्या है सर? प्रोटीन। बताओ प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है अमीनो एसिड। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत है? अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये सूक्ष्म जैव अणु होते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और सर सूक्ष्म जैव अणु होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट? बताओ जरा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं?
हाँ, जैसे मैं एक जगह बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लिया, ज़मीन लिया, उस ज़मीन में मैं रेंट से कमरे उठाने के लिए मैं कमरा बनाना शुरू किया, तो उस जगह मैं करीब 50 कमरे बना दिया, ठीक है, 50 कमरे। अब मैं उससे 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, मुझे वह दिख रहा है कि भाई वहाँ प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं बोला चलो मेरा वो कमरा है वहाँ पे, चलोगे तुम? वो मेरा वहाँ कमरा है, उसे कमरा बोलेंगे क्या आप? बोलेंगे कमरा। अगर मैं उस रूम के अंदर होता, बोला भाई ये मेरा कमरा है, ठीक है, तो तुम मानते भैया हाँ तुम्हारा ये वाला कमरा है, तुम्हारे सब कमरे हैं। लेकिन वहां से बोलूंगा चलो मेरे कमरे चलते हैं, तो कुछ जम रहा है? नहीं जम रहा। चलो मेरे घर चलते हैं, घर बोले तो प्रोटीन, अगर एक कमरे को इंडिकेट करूंगा मतलब अमीनो एसिड, ठीक है, तो मैंने तो भाई घर ही बनाया है, ढेर सारे कमरे थे उसके अंदर, तो मैंने क्या बनाया? पॉलीमर बनाया, ठीक है। तो अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन से अमीनो एसिड जब कई अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये सूक्ष्म जैव अणु होते हैं। इसमें समझने वाली बात है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। अब वो भी कैसा वाला? केमिकल वाला, केमिकल स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं। प्रोटीन के बारे, अमीनो एसिड के बारे में बताया जाता है कि जो अमीनो एसिड होता है, ये जो मेथेन होता है, मेथेन का प्रतिस्पर्धी क्या बोलते हैं इसको? प्रतिस्थापित मेथेन होता है। अमीनो एसिड को बोला जाता है प्रतिस्थापित मेथेन होता है, ठीक है। मेथेन का संरचना सूत्र कैसे होता है? बीच में कार्बन रहता है और आसपास क्या जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका भी ठीक ठीक उसी तरह काम है, बीच में कार्बन है, हमको पता है चार कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? वो होती है 4, ठीक है। एक कार्बन से इसके एक कार्बन से COOH जुड़ा होता है, ठीक है, COOH जुड़ा होता है एक कार्बन से, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं COOH को? कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। एक कार्बन से, समझना बिल्कुल स्ट्रक्चर, एक कार्बन से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है और दूसरे से NH2 जुड़ा होता है। NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन, ठीक है, एमीन समूह, एमीन समूह। अब बचता है 2 वैलेंसी और बचती है। ऊपर तो भाई जुड़ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ वहाँ टहलता रहता है, बोलता है चल भाई मैं ही जुड़ जाता हूँ, तो सर ऊपर जुड़ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और नीचे जुड़ गया एल्काइल समूह R। क्या बोलते हैं? एल्काइल, हिंदी से लिख दूं, है ना, R, जिसको बोलते हैं एल्काइल समूह। सर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है। केमिस्ट्री में आप एक चीज पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा था, कि जब कार्बोक्सिलिक समूह के साथ एक कार्बन जुड़ता है, ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक समूह के साथ एक कार्बन जुड़ता है तो सर उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो सर इस कार्बन को क्या बोलेंगे? इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे कि नहीं बताइए? बोलेंगे, ठीक है। सर जो एमीन समूह होता है, एमीन, जो एमीन ग्रुप होता है वो कैसा होता है? एसिटिक की बेस। जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो कैसा होता है? एसिटिक की बेस, COOH कैसा होता है? सिरका विरका खाए वो कैसा होता है? सिरका तो बिल्कुल मीठा मीठा होता है ना, मीठा होता है ना, है? बताओ कैसा होता है? क्षारी होता है? नहीं, फिर कैसा होता है? अम्लीय होता है। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो अम्लीय होता है, ठीक है। क्या होता है? अम्लीय समूह होता है। कौन? कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है। ये वाला एमीन समूह जो होता है वो क्या होता है? ये एक प्रकार से क्षारीय समूह होता है। और इसमें एल्काइल भाई कुछ भी जुड़ सकता है, CH2, CH3, C2H4, C2H5, C2H6, कुछ भी इसमें जुड़ सकता है, क्योंकि एल्काइल समूह जो भी आएगा वो जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लेगा अपना, ठीक है। और इस R को बोलते हैं वेरिएबल साइड चेन, है ना। वेरिएबल बोले तो कभी भी कुछ भी आकर के जुड़ जाए, है ना, वेरिएबल साइड चेन। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो बड़ा बड़ा, इन सभी चीज़ों को लिख लो, क्योंकि ये किसका स्ट्रक्चर है? ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या हुआ?
एमीन ग्रुप पाया गया। कौन? यहाँ पे इसमें लिख लो पहले नंबर पे, पहला नंबर डालो स्ट्रक्चर में, लिखो NH2। NH2 को बोलते हैं एमीन ग्रुप, ये क्षारीय होता है। फिर लिखो COOH, कार्बन की संयोजकता में COOH पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अम्लीय होता है। फिर लिखो R, एल्काइल ग्रुप, ये वेरिएबल साइड चेन होती है। फिर लिखो H, हाइड्रोजन पाया जाता है, तब जाकर के एक प्रोटीन की संरचना बनती है। ठीक है, इसमें आप लोग ये चीज इंडिकेट करेंगे, ये जो R होता है, R, ठीक है, R जिसको बोलते हैं एल्काइल समूह, R की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, R की जो प्रकृति होती है, ठीक है, R की प्रकृति के आधार पर, यानी कि ये जो R है, ये जो एल्काइल समूह है, इसकी प्रकृति के आधार पर जो अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सर R की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो सर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, R की प्रकृति के आधार पर। फिर उसके लिए आगे आप लोग लिखना चाहे तो लिख लेंगे, लेकिन फिर भी प्रोटीन की उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, प्रोटीन की उपलब्धता, जो प्रोटीन है, प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन की उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। एमिनो एसिड, ये 20 और 21 का क्राइटेरिया रहता है ना, 21 प्रकार के हमें यहाँ लिख के देते हैं, लेकिन 20 भी होते हैं। इसमें से ये बोला जाता है कि जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड हैं वो मनुष्य के बॉडी में निर्माण नहीं होते हैं, उनको बाहर से लिया जाता है। ठीक है, तो 10 जो अमीनो एसिड हैं 21 में 10 अमीनो एसिड बॉडी में निर्माण नहीं होते, लेकिन उपयोग लगता है उनका बॉडी के अंदर। ठीक है, जब उनका बॉडी के अंदर निर्माण नहीं होता है, उनका बॉडी के अंदर उपयोग लगता है। ठीक है, तो 10 अमीनो अम्ल को बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, अनिवार्य अमीनो एसिड। ठीक है, उनको बोलते हैं इसेंशियल। न अमीनो अम्ल वो स्तनधारी तो निर्मित नहीं किए जाते हैं, हाँ, जो स्तनधारी होते हैं उसको बोलते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड, और जिसको बॉडी के अंदर बना लिया जाता है, तो इसको सोच बोलोगे भैया जो 10 अमीनो एसिड उनको लेते कैसे हैं? तो जो बाहर से खाना वाना खाते हैं जो बनता है उसी से हम उसको अंदर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है जो 10 होते हैं उनको बोलते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पर आप एक वो बना करके लिख लेंगे अमीनो एसिड के प्रकार। ठीक है, ये आपको एक तालिका दिख रही है, तालिका 5, क्या दिख रही है सर? तालिका 5। ये तालिका 5 को आप बनाइए, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल करके लिखिए। इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, इसेंशियल में नाम लिखे हुए हैं आर्जिनिन, हिस्टेडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, है ना, ये सारी चीज़ लिखिए, 10 हैं। और इधर भी जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है इनको भी लिखिए, सजा सजा के लिखिए सर, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है, जल्दी से लिखिए, तुरंत पेन चलना चाहिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, इनमें देखो, इनमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ सर, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए मिटा दूँ इसको, मैं मिटाऊँ? चलो, हमारे जो ये आर के आधार पर, एल्काइल ग्रुप के आधार पर बताए गए हैं, तो हमारे एनसीईआरटी में 3 प्रकार के अमीनो एसिड आर ग्रुप के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, जो आर है, आर के आधार पर 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? आर के आधार पर 3 प्रकार के। यदि आर की जगह पर यच रखेंगे, ठीक है, यदि आर की जगह पर यच रखेंगे तो ये बन जाएगा, जो अमीनो एसिड बनेगा उसको बोलेंगे ग्लाइसिन। ठीक है, आर की जगह पर एच रखो, कार्बन है, एच है, यहाँ पे COOH है, लेकिन यहाँ पे NH2 है। यहाँ पे आर था तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? यहाँ पे एच रख दिया, तो जो ये बनेगा ये बना सर ग्लाइसिन। ठीक है, यदि, ठीक है, याद रखना, आर की जगह पर यदि एच रख जाए तो क्या होगा? ग्लाइसिन का निर्माण होगा। यदि आर की जगह पर CH3 रख जाए तो एलिनीन का निर्माण होगा, एलेनिन, एलेनिन का निर्माण होगा। यदि आर की जगह पर CH रख दोगे, ये क्या है? ये ग्लाइसिन क्या है? ये अमीनो एसिड है सर। ठीक है, ये एलिनिन क्या है? ये भी सर अमीनो एसिड है। ठीक है, एलेनिन। अब देखो, रखो इसको, C है, COOH हो गया,
NH2 हो गया, H हो गया, ये नीचे जगह छोड़ दिया, नीचे क्या रखना है CH3। यदि ऐसा स्ट्रक्चर बन गया तो देखने को मिला सर हमको क्या, ये है एलेनिन अमीनो एसिड। ठीक है, यदि R की जगह पर CH2OH रख दिया जाए, R बराबर CH2OH, यदि R की जगह पर CH2OH रखेंगे तो इसको बोलेंगे सीरीन, है ना, सीरीन, सीरीन अमीनो एसिड, सीरीन अमीनो अम्ल। ठीक है, यदि R की जगह पर CH2OH रख दिया जाए, करो, कार्बन हो गया 4 वैलेंसी COOH NH2, इसको बोलते क्या, अल्फा कार्बन, भूलना मत। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक समूह के साथ कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। H जुड़ गया, इधर क्या जुड़ा, इधर सर जुड़ गया CH2OH, तो इसको क्या बोला हमने, इसको बोले सीरीन, बस हो गया। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड को R के हिसाब से बांटा गया है, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए बताइए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइसिन, इनको याद कर लो, 3 ही आपके NCERT में दे रखे हैं और 3 आपके नीट के अंदर पूछे जाते हैं सर, तो इनमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। ग्लाइसिन है, अगर H रख दिया तो ग्लाइसिन 2-3 बार बोलोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो याद हो जाएगा, कोई इतना बड़ा हवा नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे है कि अमीनो एसिड के भौतिक व रासायनिक गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, बताइए सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सर, आगे पढ़ूं, चलो पढ़ूं मतलब पढ़ाऊं। ठीक है, ये रेफरेंस, अब रेफरेंस को काम लगेगा आज इन, प्रोटीन, इसमें तो यार रेफरेंस में पता है कितना दे रखा है, रेफरेंस में पूरी क्लास, करीब 10 लेक्चर की क्लास हो ये प्रोटीन पर, इतना दे रखा है इसमें। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इसको कहाँ से काटूँ, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, जितना कटेगा कटेगा, नहीं तो पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग बनाइए, अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण। उसमें लिख लीजिए कि अमीनो अम्लों के जो भौतिक व रासायनिक गुण हैं वो 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण, ठीक है, अमीनो अम्ल के, लिख लो यार इसको। ठीक है, भौतिक व रासायनिक गुण कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमीनो और आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किस पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमीनो, रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिलिक अम्ल व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। हमने देखा अम्लीय अमीनो एसिड, ठीक है, हमने देखा था ना सर, बताइए, लिख लिया उसको नीचे, हमने देखा था अम्लीय अमीनो एसिड, एसिटिक अमीनो एसिड, एसिटिक अमीनो एसिड हो गए जैसे ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल एग्जाम्पल है, एसिटिक इम्यूनो, अभी वहां पे देखे थे ना हम लोग एसिटिक इम्यूनो एसिड, इसको लिख लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम ये बना हुआ है। ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल बोल दिए इसको। ग्लूटामिक अम्ल के बाद अब आता है जैसे अम्ल के बाद क्षारीय अमीनो एसिड आएगा, ए नंबर है, लिखो, ए नंबर बी है क्षारीय अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूटामिक अम्ल क्लियर हो गया, ग्लूटामिक अम्ल कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। क्षारीय अमीनो एसिड हो गया जैसे आपका लाइसिन हो गया, लाइसिन क्षारीय हो गया। सर क्षारीय के बाद एक चीज और होता है, उदासीन। ठीक है, तो क्या होता है सर, उदासीन अमीनो एसिड, ये बिल्कुल से अमीनो एसिड जो होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसका नाम है वेलिन, है ना, क्या होता है वेलिन, क्या होता है वेलिन, उदासीन अमीनो एसिड होता है, इसको लिख लीजिएगा लाइन से, सीक्वेंस से, अच्छे तरीके से। इसके बाद सर एक इसमें और आता है, वो आता है एरोमेटिक अमीनो अम्ल, डी नंबर, एरोमेटिक अमीनो अम्ल। ठीक है, जो एरोमेटिक अमीनो अम्ल होता है वो आता है जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफिन, ठीक है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफिन, ठीक है,
टायरोसिन, ट्रिप्टोफिन और फेनिल एलेनिन, है ना, फेनिल एलिनिन, ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी एरोमेटिक अमीनो अम्ल के अंदर आते हैं सर। ठीक है, बताइए, क्लियर है यहां तक? आपसे मैं पूछ लूंगा कि बताओ उदासीन अमीनो एसिड बताओ, बताओगे? मैंने पूछ लिया अमीनो एसिड, अम्लीय अमीनो एसिड बताओ, तो बताओगे? तो अगर अमीनो एसिड के भौतिक गुण कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर तुम क्रियात्मक समूह को बदलोगे, आर की जगह पर कुछ और रखोगे, तो अमीनो एसिड बदल जाएगा। और अमीनो एसिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं आपको पहले मैं बता चुका हूं। मिटा दो इसको, अब लास्ट पॉइंट बचता है अमीनो एसिड में अपना। अब उसको मुझे लगता है मैं तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूं, मेरा भी बर्डन कम हो जाए। चलिए, अमीनो एसिड के भाग इसमें देखने को बताए गए। ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के भाग या पार्ट, अमीनो एसिड के सर दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, अमीनो एसिड, और एक होता है हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब जल से डरता है ना, जल विरागी, हिंदी में बोलते हैं जल विरागी अमीनो एसिड, जल विरागी अमीनो अमल, मेरा दोस्त है कमल। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड मतलब कि जल अनुरागी, ठीक है, जल अनुरागी अमीनो अम्ल, मेरा दोस्त है कमल। ठीक है, अब देखो, आपको अब मिलेगी इमेज, भाई हमेशा मुझसे काम करवाओगे, करो अब तुम भी कुछ काम। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड लिखा हुआ है, एलानिन, आइसोसिउलिन, ल्यूसीन, मिथोसाइनिन, फेनालिन, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। तो इतना जब बना लिए हो, अब इसके नीचे अमीनो एसिड के नाम लिखो, और इनकी याद करने की जिम्मेदारी थोड़ा सा तुम्हारी है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है सर, थोड़ा सा तुम्हारी है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें, जितने अमीनो एसिड है बस इतना याद कर लो यार, ज़्यादा भाषण मत करना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसमें तो बहुत ढेर सारे प्रकार के दिए हुए हैं, कार्य भी सबके दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? संरचना बनाना, फिर एंजाइम के रूप में कार्य करती है, हार्मोन्स के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है, टॉक्सिस का श्रावण करती है, संकुचन करती है, पोषण भंडारण करती है। प्रोटीन का बहुत काम होता है। ठीक है, प्रोटीन, हाँ भाई बताइए, इतना लिखा हुआ है मात्र एनसीईआरटी में, इतना पूरा हम लोग ये पढ़ डाले। ठीक है, इतना। चलिए, तो ये प्रोटीन वाला काम आप लोग कर लीजिएगा, तो आज आपका प्रोटीन खत्म हो गया है। ठीक है, तो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनता है, आपका दायित्व बनता है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। भैया बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया, आया तो कैसे आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ठीक है, ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।